हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अभिप्रेरण की विशेषताएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अभिप्रेरण का महत्व, अभिप्रेरण की आवश्यकता। मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अभिप्रेरण का क्या महत्व है कि अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के जितने भी वो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, वो बिना अभिप्रेरित होकर काम करे, बिना मोटिवेट होकर काम करे, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है? इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अभिप्रेरण की आवश्यकता के बारे में, नीड ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले एक बात किन्होंने कही थी? फ्रांसिस लेकार्ट ने। क्या कहा था उन्होंने? अभिप्रेरण प्रबंध का हृदय है। मतलब द कोर ऑफ मैनेजमेंट इज मोटिवेशन। कि भाई मोटिवेशन जो है वो मैनेजमेंट का क्या है? कोर है, मतलब हृदय है। इसको आप ऐसे समझो जैसे अपना जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है? हार्ट की। क्यों? अगर मान लो वो धड़कना बंद हो जाए तो सर का तो यहाँ पर क्या हो गया? राम नाम सत्य है। तो वो वाली बात ही कैसी है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज है, कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो दिल से काम नहीं करेगा तो वो किसको इफेक्ट करेगा? वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड है? उसके कर्मचारियों के ऊपर, उसके जो भी मैनेजर्स है, जो भी प्रबंध के अंदर जितने भी मेंबर्स है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों के ऊपर। और अगर वो ही दिल से काम नहीं करेंगे तो वो संस्था एक न एक दिन क्या हो जाएगी? नीचे के लेवल पे आ जाएगी, वो कभी ऊपर नहीं जा पाएगी। अब हम आते हैं जो एलन ने कहा था उनके बारे में जानेंगे। अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। बहुत ही गहरी लाइन है, ध्यान देना। अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लो आप, टाटा कंपनी, ठीक है, या फिर रिलायंस कंपनी। अगर वहां के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मान के चलिए वो कंपनीज अगर इंडिया में इतने टॉप लेवल पे है, वर्ल्ड में इतने टॉप लेवल पे है, तो इसका रीजन क्या है? उसके जितने भी एम्प्लॉयज है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज क्या है वहां पर? मोटिवेटेड है। वो अपने काम के प्रति पूरा दिल लगा के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन भी हो रहा है, वो काम भी दिल से कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ रही है, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उन एम्प्लॉयज को, अगर उन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर उनका टाइम पे प्रमोशन नहीं किया जाता, अगर उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती, तो वो क्या हो जाते? डीमोटिवेट हो जाते। और फिर देखो, ध्यान देना, अगर वो डीमोटिवेट हो जाते तो पूरी कंपनी के ऊपर इसका क्या आता? दुष्प्रभाव आता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट लाइन खराब हो जाती, प्रोडक्ट टाइम पे मार्केट में नहीं जाते, और इससे कंपनी की जो छवि है मार्केट में वो क्या हो जाती? खराब हो जाती। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का जो विकास है या फिर विनाश भी कह सकते हो, किस पे डिपेंड करता है? अभिप्रेरण पे भी डिपेंड करता है। Poorly motivated people can nullify the soundest organization। जो साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एकदम टॉप पे खड़ा है, उसको भी एकदम लोअर पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये किन्होंने कहा था? ये कहा था एलन ने। अब हम आते हैं थर्ड पे। यहाँ पर आपको, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा लाइटिंग से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर यू है और यहाँ पर है कैन। ठीक है, ध्यान देना आप। अब हम आते हैं डियर थर्ड के ऊपर। ये बात किसने कही थी? क्लेरेंस फ्रांसिस ने। और उन्होंने क्या कहा था? आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, टाइम खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन और वफादारी नहीं खरीद सकते। बहुत ध्यान देना माय डियर। क्या बोला? यू कैन परचेज एनी पर्सन्स टाइम, यू कैन परचेज फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एट स्पेशल प्लेस, बट यू कांट परचेज एंथुजियाज्म, इनिशिएटिव एंड फेथफुलनेस। बहुत ध्यान से समझना। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। माना कि मैंने मिस्टर श्याम को रखा मेरे यहाँ पर, ठीक है, उनको मैंने बोला भाई मिस्टर श्याम, आपको 5000 सैलरी मिलेगी, आपको सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, शाम को 6 बजे जाना है, और आपका ये काम है। बताओ, वो सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे जाएंगे, जो मैंने उनको जगह बताई है वहां पर जाके बैठेंगे भी, वहां पर जाकर अपना काम भी करेंगे। लेकिन क्या बताओ, क्या मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कि क्या वो अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, कि बताओ वो मेरे प्रति पूरे स्वामी भक्त है मेरे? क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है। और ये कब आती है? जब किसी बंदे का किसी काम में इंटरेस्ट होता है। और किसी इंसान को किसी काम में इंटरेस्ट कब आता है? जब उसको संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि कैसे मिलती है? जब आप उसको सेटिस्फाई रखें। सेटिस्फाई कैसे रख सकता है? अब बताओ, अगर मैंने उस मिस्टर श्याम को रखा है, अगर मैं उनको टाइम पे सैलरी दूंगा, उनका टाइम पे प्रमोशन करूंगा, तो वो क्या होंगे कि यार बॉस तो मेरा ध्यान रखते हो, वो तो मेरे ऊपर पूरा ध्यान देते, वो तो मेरी भलाई के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? पूरा दिल से काम करेगा। वो मुझे इनिशिएटिव भी बताएगा कि सर ये काम ऐसे भी तो कर सकते हैं। मतलब वो पहलपन आ रही है, वो
ईमानदारी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फाई रख रहा हूँ, उसको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। किस तरीके से मोटिवेट किया? उसको अच्छी सैलरी देके, उसको अच्छा कार्य वातावरण देके, वर्किंग एनवायरनमेंट देके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डियर अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उनको कैसे रखना है, उनको अभिप्रेरित रखना है, उनको मोटिवेट रखना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। अन्यथा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा उसका। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का महत्व। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरण के महत्व के ऊपर कि एक संस्था में अभिप्रेरण का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। मीन्स क्या हुआ, हेल्प्स इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स। सर कैसे, समझना बहुत ध्यान से। खाली किसी संस्था में जितने भी संसाधन लगे हुए हैं, भले मशीन लगी हुई है, अच्छा आपने माल भी लगा दिया, ठीक है, सारा फाइनेंशियल अपने पास, फाइनेंशियल पैसा भी मतलब अवेलेबल है, ठीक है, अच्छा खासा अपने पास वित्तीय संसाधन भी मौजूद है, लेकिन जो मानवीय संसाधन है, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो मोटिवेट होकर काम नहीं करेगी तो आपके जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए उनको आप अचीव नहीं कर सकते, उनको आप पा नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर अपनी संस्था, अगर जो संस्था है अपने लक्ष्यों को पाना चाहती है, उनको अचीव करना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉयज है उनको कैसे रखना पड़ेगा, उनको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको अब देखना, इसको बहुत आराम से समझना। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, अब संसाधन कौन कौन से, एक संस्था में कौन कौन से संसाधन होते हैं भाई, मशीन होती है, मनी वित्तीय संसाधन होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, ठीक है, गुड्स भी लगा होता है, माल लगा होता है, अच्छी क्वालिटी का माल भी आप ले आए, ठीक है, रॉ मटेरियल भी ले आए, लेकिन उनको अनुकूलतम उपयोग मतलब उनका बेस्ट यूज करने वाला बंदा कौन है, ह्यूमन रिसोर्स ही उनको यूज करेगा, कर्मचारी ही उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, उसको प्रोडक्ट उत्पाद में बदलेंगे। तो अब आप एक बात समझिए, अगर आपके जो एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी है, अगर वो दिल से काम नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद क्या अच्छा बन पाएगा, क्या वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके पास कितने भी संसाधन मौजूद हो, वो सारे निर्जीव संसाधन है। कैसे है, वो नॉन लिविंग है, उनमें कोई जान नहीं है। जान किसमें होती है, इंसान में होती है। तो अगर वो इंसान मन लगा के काम करेगा तो सारे संसाधनों कैसा प्रयोग होगा, अनुकूलतम उपयोग होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, बिल्ड गुड लेबर रिलेशंस। मतलब क्या हुआ, इसका ध्यान से समझना। किसी संस्था में कर्मचारी और जो उसके मालिक होते हैं उसके बीच में अच्छा संबंध कैसे स्थापित होगा, जब वो कर्मचारी की उस संस्था में दिल लगा के काम करेंगे। और दिल लगा के कब काम करेंगे, जब वो संतुष्ट होंगे। और संतुष्ट कैसे होते हैं, जब आप कर्मचारियों की इच्छाओं को अगर आप संतुष्ट कर दे तो वो संतुष्टि का भाव उनमें आ जाएगा और वो दिल से काम करेंगे। अब कैसे समझना, मान लो कोई कर्मचारी है, ठीक है, वो अपना 100% दे रहा है और बेस्ट काम दे रहा है अपना, ठीक है, और मालिक को भी पता है कि यार ये जो कर्मचारी है अपना एकदम सही काम कर रहा है, पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन अब बताओ, अगर वो मालिक उसकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा पता है, असंतुष्टि का भाव आ जाएगा कि यार मैं इतना दिल से काम कर रहा हूँ इस संस्था में, इस कंपनी में, लेकिन मेरे बॉस तो मेरी सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर मन में खटास आ जाएगी, किसके प्रति, बॉस के प्रति। और फिर वो क्या करेगा, 1 महीने देखेगा, 2 महीने देखेगा, एक लिमिट होती है, उसके बाद वो उस ऑफिस को या उस कंपनी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो अब बताओ, हड़तालें क्यों होती है, इसी कारण से होती है। तालाबंदी क्यों होती है, इसी कारण से होती है। जब वो मालिक जो है ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है और अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ाता है, उन्हें अच्छा कार्य वातावरण नहीं देता है, तो क्या होती है, हड़ताल होती है, कर्मचारियों में निराशा आ जाता है, मतलब आशा विहीनता का भाव आ जाता है। उनको जब प्रमोट नहीं करता है, बड़े स्थान नहीं देता है, तो फिर वो डिमोटिवेट फील करते हैं। कर्मचारी क्या करते हैं, संस्था को छोड़ देते हैं, या फिर संस्था क्या होती है, वो नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, परिवर्तनों में सुविधा। मतलब क्या हुआ, फैसिलिटेट चेंज। इसको बहुत ध्यान से समझना। आज का जमाना डियर कैसा है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। और टेक्नोलॉजी कैसी है, दिन प्रतिदिन, तकनीकी कैसी है, दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। अब बताओ, कोई भी संस्था क्या तकनीकी, क्या टेक्नोलॉजी से दूर रह सकती है? और अगर वो संस्था आगे बढ़ना चाहती है तो उसे जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, जो नई नई तकनीकें आ रही है, उनको यूज करना पड़ेगा, उनको प्रयोग में लाना पड़ेगा। अब बताओ, जो पुराने कर्मचारी है वो उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो नई तकनीकों को यूज करना है, तो वो कंपनी क्या करेगी पता है, वहां के मैनेजर क्या करेंगे, वहां के मालिक क्या करेंगे, वो उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे कि देखो ये न्यू टेक्निक अपने फायदे के लिए है, इससे तुम्हारी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इससे तुम और कार्य कुशल, अपना जो कार्य है उसको कुशल तरीके से, उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो वो एम्प्लॉयज क्या, और उनको ये भी बोला जाएगा कि इससे आपकी सैलरी में भी हम इंक्रीमेंट करेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे।
तो अब बताओ, और आपको बड़ा पद भी देंगे, तो इससे क्या होगा पता है, उनके मन में एक बात आएगी कि यार ये जो न्यू टेक्निक आई है इसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे फायदे के लिए है, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, वो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उन एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब नई तकनीक को स्वीकार करने के लिए, और अब वो उसका विरोध नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संस्था की ख्याति में वृद्धि, एनहांस कॉर्पोरेट इमेज, या फिर क्या बोल सकते हैं गुडविल इंक्रीमेंट। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, किसी संस्था की ख्याति कब बढ़ती है। आप जैसे मान लो मैं इंडिया की फेमस कंपनी का नाम बोलूं तो आप कौन सा बताओगे, सर रिलायंस है, टाटा है, ये है, वो है। आपने इन रिलायंस और टाटा इनका नाम दिमाग में क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सक्सेसफुल कंपनी है, कैसी है, सफल कंपनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया, इनको टाइम पे सैलरी अच्छी दी, उनका प्रमोशन भी किया, और अगर जो कर्मचारी सही काम नहीं कर रहे थे उनका डिमोशन भी किया, मतलब उनको बड़े स्थान से छोटे स्थान पर भी लाया। तो उनको पता चला, पद स्थापन किया, क्या किया, डिमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, पदोन्नति करना, मतलब आगे का पद देना, नया पद देना, बड़ा पद देना, ठीक है। तो बताओ डिमोशन करोगे तो क्या होगा, उसमें आएगा कि यार मैंने अपने ढंग से काम नहीं किया, जितनी सैलरी मिल रही थी वैसा काम किया नहीं तो मुझे डिमोट कर दिया। और जो कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन करते हैं, तो इससे वो बंदे में क्या आएगी, और आगे बढ़ने की भावना आएगी, और इससे बताओ क्या होगा, कार्य संतुष्टि का भाव पैदा होगा और कार्य में और भी रुचि से काम करेगा। तो इससे क्या होगा, संस्था की ख्याति समाज में क्या होती है, संस्था की ख्याति बाहर के वातावरण में कैसी हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, और इससे क्या होता है, संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो क्या है, समूह भावना का विकास, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। इसको बहुत ध्यान से डियर समझना, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, समूह भावना का विकास कैसे। कर्मचारी में भी क्या होता है, आखिर तो भाई मालिक तो गया साइड में, मिलके तो काम कौन करने वाला है, कर्मचारी काम करने वाले। और अगर कर्मचारियों को लगेगा कि यार ये जो बंदा है इसकी सैलरी 10,000 है और मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उनमें क्या हो जाएगा, मन में खटास आ जाएगा, उनके पक्षपात हो जाएगा कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या समूह भावना का विकास हो सकता है, नहीं। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर ऐसा कह के जाए कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेगा उनको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो लोग काम कैसे करेंगे, मिलके काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। उनमें कौन सी भावना का विकास होगा, उनमें समूह भावना का विकास होगा। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो वो सारे एम्प्लॉयज़ क्या फील करते हैं कि यार अब हमको क्या करना है, मिलके काम करना है, इस संस्था को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरण से क्या होता है, जो कर्मचारी है उनमें क्या होता है, समूह भावना का विकास होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, मतलब बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। देखो डियर, इसको बहुत ध्यान से समझना, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। पहले तो आप इस बात को समझो कि प्रबंधकीय कार्य होते कौन से हैं। तो प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, बहुत सारे। कौन कौन से, नियोजन, समन्वय, निदेशन, नियंत्रण, संगठन, ये सारे काम है। लेकिन इन सारे काम को करने वाला कौन है, कर्मचारी। और अब बताओ, अगर वो कर्मचारी किसी भी काम को दिल से नहीं कर पाएगा तो क्या वो सारे काम हो पाएंगे, नहीं। तो बताओ, सभी प्रबंधकीय कार्यों का आधार क्या है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरण है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आता है किसी इंसान को, जब कोई बंदा कोई काम कर रहा है और अगर उसको उसका पूरा फल दिया जाता है तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा। जैसा वो काम कर रहा है उसको वैसा पद दोगे तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा कि भाई हाँ भाई मैं तो संतुष्ट हूँ अपने काम से। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब किसी कर्मचारी को आप मोटिवेट करोगे, भले फाइनेंशियल टेक्निक यूज करो, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक यूज करो। सर ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ब्रीफली मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल टेक्निक, वित्तीय तकनीक क्या होती है, आप सैलरी बढ़ा दो। अवित्तीय तकनीक, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक क्या हुई, आप उसको प्रमोट कर दो, मतलब कि उसको पदोन्नति कर लो। मान लो जैसे कि उसका कोई छोटा पद है तो आप उसको बड़ा पद दे दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसमें उसके क्या होगा, उसके मनोबल में वृद्धि होगी, मतलब उसमें और भी कार्य करने की जो इच्छा थी वो और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसके कार्य संतुष्टि में इंक्रीमेंट होगा। कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी, बहुत ध्यान से समझना। रिडक्शन इन एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। देखो इसको ध्यान से समझना। टर्नओवर का मतलब तो सर क्या होता है, पूरे साल का जो अपना सेल्स होती है उसको बोलते हैं, नहीं डियर, टर्नओवर को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर टर्नओवर कौन सा टर्नओवर है, कर्मचारी टर्नओवर, कर्मचारी आवर्तन में कमी, मतलब कि एम्प्लॉयज टर्नओवर है। तो बहुत ध्यान से समझना डियर इसको, कर्मचारियों का आना और कर्मचारियों का जाना। अब बताओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बंदे को लगाया, ठीक है, 1 महीने पहले लगाया, 15 दिन हुए,
मतलब 1 महीना निकाला और फिर वो ऑफिस छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा आया, वो 2 महीने टिका, फिर वो निकल गया। तो अब बताओ इससे क्या पता चलेगा? पता है मार्केट में कैसी खबर जाएगी कि यार ये कर्मचारी यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पर कोई टिकता नहीं है। मतलब क्या हुआ, इस संस्था में कोई को कमी है, इस कंपनी में कोई को कमी है, ये अपने कर्मचारियों का ध्यान नहीं रख रही होगी, ये बात भी हो सकती है ना। तो अब ध्यान दो, कर्मचारी अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, काम पे टाइम पे ना आना, या फिर अगर आए भी हो फिजिकली तो आए हो लेकिन मेंटली वहां पर अपना पूरा मानसिक रूप से आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये कब होता है, जब आप कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करते हो। मोटिवेट किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया, सैलरी दे दो अच्छी, उनका पदोन्नति कर लो। मतलब कि समझ आ रहा है आपको यहाँ पर बात क्या हो रही है डियर? यहाँ बात ये हो रही है कि जब आप कर्मचारियों को खुश रखोगे, जब आप उनको हैप्पी रखोगे तो वो दिल से काम करेंगे और वो टाइम पर आएंगे भी और अपना काम टाइम पे पूरा भी करेंगे और टाइम से पहले काम पूरा करेंगे। और इससे क्या होगा, वो संस्था में रहना भी चाहेंगे, मतलब वो संस्था से बाहर जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार इस संस्था में अपने सारे कार्यों की पूर्ति हो रही है, यहाँ पर हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है। और आपको पता हो, जब कोई संस्था, जब किसी बंदे को पता चलता है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में तो इतना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, इतना अच्छा कार्य वातावरण मिलता है, तो दूसरे लोग भी उस संस्था में आने के लिए चाहेंगे कि भाई हम भी इस संस्था में क्या हो जाए, कर्मचारी बन जाए, हम भी यहाँ पर काम करने लग जाए तो हमको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पे आते हैं मनोबल में वृद्धि। मतलब क्या हुआ, इंप्रूव्स मोरल। देखो मनोबल में वृद्धि मैं पहले भी बता चुका हूँ। मनोबल का मतलब क्या होता है, कार्य करने की इच्छा। जब कोई व्यक्ति पूरा संतुष्टि के साथ, उसको संतुष्टि मिलेगी तो उसमें कार्य करने की जो इच्छा पहले से ही मौजूद थी अब वो और क्या हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। तो इससे उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, व्यावहारिक प्रबंध की कुंजी की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन। देखो ध्यान देना, जहां भी व्यावहारिक शब्द आ गया तो यहां पर ध्यान देना, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। कैसा है, व्यावहारिक प्रबंध, मतलब क्या हुआ, बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शन। बिहेवियरल किसका, एम्प्लॉयज का। तो जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी एक्शंस को आप अगर मैनेज करना चाहते हो, उनको और भी उनसे बेस्ट काम को लेना चाह रहे हो, तो उसकी की क्या, उसकी चाबी क्या, उसकी चाबी है अभिप्रेरण। क्योंकि जब आप उनको अभिप्रेरित करोगे तो वो सारे काम, वो सारे एम्प्लॉयज कैसे काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, मन से काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आपने स्टार्टिंग में देखा भी था, फ्रांसिस लैकार्ट ने क्या कहा था, अभिप्रेरण प्रबंध का हृदय है। मतलब कि मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट। ये उन्होंने क्यों कहा था, इन सारे पॉइंट से अपन को पता चल जाता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, उनको जरूर दूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन द राइट टाइम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।